हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय फरमान सर में। आज हम क्लास 10th की मैथ चैप्टर पहले की चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। अपनी इस वीडियो का पार्ट 1 से लेकर 3 तक में हमने अभी हम कर चुके हैं वो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन कर चुके हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 और एग्जाम्पल 1 से 4 तक को देखा था। अब जो हम इस एक्सरसाइज में करने जा रहे हैं, जो ये हमारी एक चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक रह गया है, जो दूसरा है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 और एग्जाम्पल 5 से लेकर 7 तक देखेंगे। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण मतलब अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण। तो पुनर्भ्रमण का मतलब ये होता है कि दोबारा रिवीजन करना, दोबारा करना। दोबारा क्या करना? जो हम 9th क्लास में कर चुके हैं उसी को दोबारा यहाँ पर रिवीजन करना है। अब आप कहेंगे कि सर कि 9th क्लास का तो भूल चुके हैं, तो कोई बात नहीं है। अगर आप भूल चुके हो तो यहाँ पर हम दोबारा फिर से प्रैक्टिस कराएंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे आपको। अगर आप बिल्कुल भूल चुके हो तब भी फिर भी कोई बात नहीं है। और उसकी दूसरी बात यह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हैं आप तक जल्दी पहुँचें। और इससे पहले के जो पार्ट हैं 1 से लेकर 3 तक इस चैप्टर के, वो ज़रूर देख लीजिए, जो इजी भी हैं और आप उनको अच्छी तरीके से समझ भी लेंगे। और ये आपके लिए बेसिक के लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कक्षा 8-7 में आप ज़रूर कर चुके होंगे फैक्टर वगैरह, LCM SCM, यहाँ पर थोड़ा नए तरीके से, तो आप इसको पहले देख लीजिए। अगर आप उसको नहीं भी देखेंगे तब भी ये पार्ट 4 जो है इसके क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, क्योंकि ये पार्ट 4 जो है पिछले वाली एक्सरसाइज से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखता, ये बिना उसके ही हो जाएगा। अगर आप नहीं देखेंगे तब भी आराम से इसको समझ लेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक संख्या रेखा बनाई हुई है। ये संख्या रेखा है और इस संख्या रेखा पर हमने कुछ पूर्णांक रख दिए हैं। और ये पूर्णांक जो है, जैसे मैंने सबसे पहले बात करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, जो कि क्या एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 1 से लेकर हमारे और आगे तक जाएंगी। ये एरो का मतलब ये है कि ये आगे और बढ़ सकता है और प्राकृतिक संख्या भी बढ़ सकती है। और यदि इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर मैंने 0 शामिल कर लिया, अभी इसको भूल जाइए, अभी मैंने लिख दिया है लेकिन आप इसको भी मत देखिए, मैं सिर्फ जितना बता रहा हूँ आप उतना समझिए। ये संख्या रेखा पर 1 2 3 4 5 6 और ये कहाँ तक पहुँचे पता नहीं, ये इतनी संख्या प्राकृतिक संख्या। अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर मैंने यहाँ 0 शामिल कर लिया तो फिर ये पूर्ण संख्या हो जाती है। क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जिस तरह संख्या रेखा पर अगर हम बाईं ओर की बात करें तो यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6 आ जाता है, तो ये भी एक पूर्ण संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए सारी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सारी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अब हमें इसमें जानना क्या है? जानना ये है, क्योंकि इसमें हम जो इस वाले पार्ट में जो हमें टॉपिक करना है वो हमें करना है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, यानी कि अपरिमेय के बारे में हमें समझना है। अपरिमेय का अगर पॉजिटिव बोले तो परिमेय, यानी कि यहाँ फिर हम डिफरेंट जानेंगे कि परिमेय और अपरिमेय क्या होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। यहाँ सबसे पहले हम इसको जान लेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वो होती हैं जो P/Q के रूप की होती हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ से अगर कोई भी पूर्ण संख्या ले लूँ, जैसे मैं यहाँ 2 ले लूँ और नीचे बट्टे में यहाँ 3 ले लूँ, तो ये दोनों प्राकृतिक संख्या हैं। तो परिमेय संख्या वो होती हैं जो
P/Q के रूप की होती हैं, Q के रूप की होती हैं, लेकिन Q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यानी ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं वो परिमेय संख्या कहलाती हैं, लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई से भी पूर्णांक संख्या ले सकते हैं, जिस तरीके में यहाँ 2 है खाली, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी। क्यों? इसके नीचे बट्टे के नीचे अगर हम 1 लगा दें तो ये भी हमारे लिए परिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से अगर हम जो हमारे नेगेटिव वाले हैं ये भी हमारे पूर्णांक ही हैं, तो ये धनात्मक पूर्णांक होती है, ऋणात्मक पूर्णांक होती है। अगर मैं इसकी बात करूँ -4 बट्टे यानी कि 3 कर लें तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन बस इसका जो हर है Q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप की होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, क्योंकि इसमें हमें जो काम करना है वो अपरिमेय संख्याओं में करना है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? अब आप देख रहे हैं 1 से लेकर 2 तक ये हमारे पूर्णांक है, ये प्राकृतिक संख्या। इसके बीच में जो जगह बाकी ये स्पेस है, इस पर हम अपरिमित रूप से अनेक बिंदु बना सकते हैं। अपरिमित रूप से अनेक बिंदु बना सकते हैं। तो इनके बीच में आने वाली जो संख्या होती हैं वही संख्या और ऐसी संख्या जो कुल मिला के बात बताई जाए आपको, यानी कि ऐसी संख्या जो हमारी अभाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य संख्याओं के जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे करली 2, करली 3 हुआ आपका, करली 5 हुआ, करली 7 हुआ, करली 11 हुआ। ये ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं, यानी अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल जो होते हैं वो हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक। और ऐसी संख्याएं जो अशांत आवृत्ति होती हैं, यानी जिनका भाग शांत नहीं होता, यानी कि वो कटती नहीं है, बार बार वो रिपीट होती रहती हैं, वो संख्या अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक। आपको अपरिमेय और परिमेय संख्या समझ में आ गई। यानी परिमेय संख्या हमारी जो P/Q की रूप की होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या हमारी जो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनके वर्गमूल जो होते हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और ये ऐसी संख्या जो विभाजित होती नहीं है, बार बार आती रहती हैं, बार बार काटते हैं उनको तो शेषफल बचता रहता है, तो वो संख्या अपरिमेय कहलाती है, जिससे हम भागफल के तौर पर अशांत आवृत्ति कहते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या में जो Q का मान कैसा नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से ये संख्या हो गई। इसी तरीके से हमारा पाई का मान है, पाई जो होती है वो भी अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 है ये कैसा होता है? परिमेय होता है। अगर दशमलव के रूप में लिखें 3.14 तो ये भी परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन पाई हमारा परिमेय संख्या नहीं होती। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात? चलिए फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं इसमें एक्सरसाइज में हमें करना क्या है। इस एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल हमारा, सिद्ध कीजिए कि करली 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम बता ही चुके हैं, इससे पहले अभी हमने बताया था कि जो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनके जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन उसी बात को अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि करली 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हमें करना क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि इसको करली 3 को इसका उल्टा मानेंगे। उल्टा मतलब कि हमें सिद्ध करना ये है कि करली 3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम उल्टा मानेंगे, एक विरोधाभास करेंगे। क्या करेंगे? विरोधाभास करेंगे। विरोधाभास का मतलब क्या है? विरोधाभास मतलब ये है कि हम मान लेंगे कि नहीं ये अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, लेकिन एक परिमेय संख्या है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे कि ये परिमेय संख्या कैसे है। तो इसको इसका आगे सवाल को जब इसको हम सॉल्व करेंगे इसका फर्स्ट टाइप करेंगे इसको पहले, फिर दूसरे टाइप में सॉल्व करेंगे, और इसको करते करते एक क्षण एक ऐसा आएगा जिसमें हमें ये लगेगा कि हमने इसका गलत माना है, ये बात झूठ है, नहीं ये करली 3 जो है एक अपरिमेय संख्या ही है।
तो विरोधाभास का मतलब ये है कि इसको हम उल्टा मान लेंगे, लेकिन ये जो हमारी लास्ट में फिर हम कह देंगे ये हमारी कल्पना के विरोधाभास है, ये ऐसा नहीं है। फिर लास्ट वाला जो टॉपिक आएगा उसमें हम ये जान लेंगे कि नहीं, ये बात झूठ है कि कड़ी 3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या ही होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको कि कड़ी 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं, इस सवाल का हम हल करते हैं। सबसे पहले बड़े ध्यान से देखिए आप इन सवाल को, बहुत जल्दी आ जाएगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के लिहाज से, क्योंकि ये हर साल आता है और 3 नंबर का आता है। तो सबसे पहले इसको हम मानेंगे, माना, इसमें माना, हम इसका एक विरोधाभास करेंगे। माना यदि संभव है, संभव हो तो कड़ी 3 जो है, कड़ी 3 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। सबसे पहले इसको हम मान लेंगे कि मान लेते हैं, माना यदि संभव हो, माना यदि संभव हो, माना यदि संभव हो तो कड़ी 3 जो है एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होती है, जो P बट्टे Q के रूप की होती है। तो कड़ी 3 को हम, कड़ी 3 जो है हमारी वो P बट्टे Q के रूप की होगी। ठीक, P बट्टे Q के रूप की होगी, जहाँ P और Q जो है सहभाज्य पूर्णांक होंगे। क्या होंगे हमारे, सहभाज्य पूर्णांक है। पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक क्या मतलब मैं आपको बता दूं, सहभाज्य पूर्णांक क्या होता है, सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ कोई 8 और 9 है, संख्या 8 और कोई 9 है। तो 8 और 9 जो संख्या है वो, हाँ, कोई ऐसे टेबल बताओ जिसमें 8 या 9 दोनों एक ही टेबल में आती हों। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ये 8 और 9 केवल सिर्फ एक में, टेबल एक में आ सकते हैं। किस में आएंगे, एक में आएंगे। ठीक है, अगर हाँ, अगर यहाँ पर ठीक है 8 और 9 क्या किसी एक टेबल में आते हैं, नहीं आते। हालांकि दोनों ये संख्या जो है हमारी, ये हमारी भाज्य संख्या है, 8 भी भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों 8 और 9 किसी एक पहाड़े में नहीं आते। तो सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं ऐसी संख्या जो एक टेबल में एक पहाड़े में नहीं आती हो, तो वह सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। जो नहीं आती फिर उनकी सहभाज्य संख्या वो एक कहलाती है। क्या कहलाती है, दोनों का सहभाज्य क्या हो, सहभाज्य पूर्णांक कितना हो, एक हो। जिस तरीके का मैं मान लूँ, जैसे 8 की बात करें और 10 की बात करें, तो 8 और 10 जो है दोनों 2 के पहाड़े में आ जाते हैं, दोनों 2 के में आ गए, लेकिन 8 और 9 2 के में नहीं आ रहे। तो हमें ऐसी संख्या, सहभाज्य संख्या वो कहलाती हैं जो एक ही पहाड़े में आती हों। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि उनका HCF कितना हो, 1 हो, तो वो संख्या सहभाज्य संख्या कहलाती है। समझ में आ गई बात, सहभाज्य संख्या ये होती है। तथा Q का मान जो हो वो क्या हो, 0 नहीं हो। ठीक, हमने मान लिया, माना यदि संभव हो तो कड़ी 3 एक परिमेय संख्या है, मान लिया हमने। जब परिमेय संख्या है तो कड़ी 3 जो होगी वो P बट्टे Q के रूप में होगी, जहाँ P और Q सहभाज्य पूर्णांक हैं। और सहभाज्य पूर्णांक मतलब समझ गए होंगे, जिनके सहभाज्य पूर्णांक यानी जिनका HCF कितना हो, 1 हो, यानी 1 के टेबल में आते हों, वो संख्या पूर्ण, यानी कि जो सिर्फ 1 से ही कटे। किससे कटें, 1 से ही कटें और किसी से नहीं कटें, यानी एक के पहाड़े में आती हूँ सिर्फ अकेली। ये हम इतना कह सकते हैं, 1 के पहाड़े में आती हैं वे संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, सहभाज्य पूर्णांक कहलाती हैं। तब Q का मान क्या होगा, 0 हो। ठीक है, इसके बाद हमें करना क्या है, इतना अगर हम कर लेंगे तो फिर हमें क्या करना है, इस कड़ी 3 का इसमें गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो ये हमारा हो जाएगा कड़ी 3 Q बराबर P। ठीक, इसके बाद हमें दोनों तरफ वर्ग कर देना है, दोनों तरफ वर्ग
करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कर्ली 3 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा पी स्क्वायर। जब इसका वर्ग खोलेंगे तो कर्ली 3 का वर्ग, जब भी हम कर्ली 3 कोई संख्या हो और इसका जब वर्ग करते हैं तो ये कर्ली 3 गुणा कर्ली 3 हो जाता है। कर्ली 3 यानी कि इसको जो दोनों समान कर्ली हैं तो इसको हम 3 गुणा 3 ले सकते हैं। और ये कर्ली वर्गमूल होती है यानी कि इस कर्ली पे 2 घात मानी जाती है, इसलिए 2 का जोड़ा बनता है। तो ये जोड़ जिसका जोड़ा बन जाता है उसको हम बाहर रख सकते हैं। यही हम कह सकते हैं जब समान कर्ली हो और समान कर्ली के अंदर समान संख्या हो तो जब उसका हम गुणा करते हैं तो उसका सिर्फ एक संख्या आ जाती है। कर्ली 3 का कर्ली 3 में करा तो 3 आ गया, कर्ली 4 का कर्ली 4 में करा तो 4 आ गया। ठीक इसी तरीके 3 और क्यू का वर्ग करेंगे क्यू स्क्वायर और बराबर पी स्क्वायर। इतना हो गया हमारा। इसके आगे हमें करना है क्या करना है, अब देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पी स्क्वायर जो है संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि बराबर में है। इस तरीके से यहाँ पर मान लो 4 है, 4a है और इधर 8 है, तो इससे हम 4 से 8 को डिवाइड कर सकते हैं, आराम से कर सकते नहीं कर सकते। ठीक इसी तरीके से पी स्क्वायर जो है संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर पी स्क्वायर संख्या 3 से विभाजित है। जब संख्या 3 से विभाजित है तब पी भी संख्या 3 से विभाजित होगी। जब पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा। पी संख्या 3 से विभाजित होगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ और इसको मैं कथन ए मान लेता हूँ। कोई कथन ए का नाम देता हूँ मैं इसको। ठीक, अब एक काम करता हूँ, जब पी से ये 3 जब ये पी जो है संख्या 3 से विभाजित है, ये पी जो है संख्या 3 से विभाजित है तो इसका मतलब मैं इसको पी बराबर 3 और यहाँ कोई 3 के गुणांक में m मान लेता हूँ, जहाँ m एक क्या है, m एक पूर्णांक है, जहाँ m क्या है, पूर्णांक है। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 से हम देखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 3, समीकरण 1 क्या है हमारा 3q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और जहाँ हमने पी को कितना माना 3m, तो 3q स्क्वायर बराबर इस पी की जगह क्या रख देंगे हम, पी की जगह हम क्या रख देंगे 3m और इस पर वर्ग लगा तो इस पर भी क्या कर देंगे हम, वर्ग लगा देंगे। जब इसको हम खोलेंगे 3 स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 और m का वर्ग m स्क्वायर, इससे 3 दिया 9 कट गया तो बचा हमारे पास q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर। ठीक, बचा ना q स्क्वायर बराबर क्या बचा 3m स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि q स्क्वायर जो है, q स्क्वायर संख्या 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक, जब q स्क्वायर 3 से विभाजित होगा तो q भी संख्या 3 से विभाजित होगा। ठीक, इसको मैं कथन बी नाम दे देता हूँ। अब जरा देखिए कथन ए और कथन बी पर जरा गौर कीजिए। पी जो है संख्या 3 से विभाजित होगी क्योंकि जो हम अक्सर करके हमने जो मानते हैं ना उसी को ही हमें प्रूफ करना पड़ता है। जो हमने माना था कि कर्ली 3 एक परिमेय संख्या है तो कर्ली 3 जो है पी बट्टे क्यू के बराबर होगी, जहाँ पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य का पूर्णांक का मतलब क्या है कि ये पी और क्यू ऐसी संख्या जो केवल एक से ही एक के टेबल में ही आती हो केवल। तो ऐसे 8 और 9 जैसे मैंने आपको बताया था, तो सहभाज्य पूर्णांक यानी सहभाज्य क्या है यहाँ पर 1 हो गया। जो पी और क्यू क्या है,
इनके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड वो कितने होंगे, इनके 1 होंगे। ठीक है, यानी कि 1 से ही विभाजित होंगे। लेकिन अब हम गौर करते हैं ज़रा अपने कथन ए और कथन बी को देखते हैं, तो पी भी संख्या 3 से विभाजित हो रहा है और क्यू भी संख्या 3 से विभाजित हो रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या है, कथन ए व बी से, कथन ए व बी से, या कथन ए और बी से देखेंगे तो पी और क्यू, पी और क्यू दोनों ही 3 से विभाजित होती हैं। इसका मतलब क्या है, 3 से विभाजित होना चाहिए, जबकि पी और क्यू क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसलिए पी और क्यू की, क्योंकि पी और क्यू हम क्या मान चुके हैं कि ये सहभाज्य पूर्णांक है, यानी सहभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या है कि इनके सहभाज्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब हुआ पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। और जबकि हम ऊपर मान के चले हैं कि जहाँ पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक है, यानी सहभाज्य पूर्णांक इनका सहभाज्य संख्या जो वो कितनी, 1, इनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। लेकिन यहाँ एचसीएफ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, क्योंकि पी और क्यू 3 से विभाजित होना कितनी चाहिए, कितने से चाहिए थी, 1 से होना चाहिए, जो नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी और क्यू जो है सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो फिर क्या होता है, जब सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो ये हमारी कल्पना का विरोधाभास है, क्या विरोधाभास है कि कर्ली 3 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है, जो हमने मानी थी कि परिमेय संख्या, लेकिन ये क्योंकि ये अगर 1 से हो, इनका सहभाज्य पूर्णांक अगर इसका एचसीएफ 1 आता तो ये सहभाज्य संख्या हमारी हो जाती, पूर्णांक हो जाते, लेकिन ये 3 से विभाजित हो रही हैं, 1 से नहीं हो रही, तो ये हमारी कल्पना का विरोधाभास है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ली 3 जो है हमारी एक परिमेय संख्या नहीं है, जब परिमेय संख्या नहीं है फिर क्या है, अतः कर्ली 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही हमारा आंसर होगा, यही हम इसको सिद्ध कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस सवाल को इस तरीके से ही करना है आपको कि यहाँ पर आपको ये सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि कर्ली 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम ठीक है, इसको मान लेंगे, यही लैंग्वेज लिखनी है आपको कि माना यदि संभव हो तो कर्ली 3 एक परिमेय संख्या होगी, मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया, जब मान लेते हैं तो कर्ली 3 की परिमेय संख्या तो ये P/Q के रूप की होगी, जहाँ P और Q के होते हैं सहभाज्य पूर्णांक होते हैं। सहभाज्य पूर्णांक मैंने आपको बताए, यानी ऐसी संख्या जो केवल एक ही टेबल में आती हो, एक ही पहाड़े में आती है, वह सहभाज्य संख्या होती हैं। यानी जिस टेबल में आएंगी वो संख्या उसी से ही विभाजित होनी चाहिए, सीधी सी बात ये है। और Q का मान क्या होगा, 0 होगा, 0 नहीं होगा। अब क्या करते हैं, बस कर्ली 3 इसका Q का इधर मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि जो संख्या इधर भाग में हो बराबर के इस तरह भाग गुणा में हो जाती है। तो ये हो गया, तो कर्ली 3Q बराबर P हो गया। ठीक, अब क्या कर देना है, इसके बाद दोनों तरफ वर्ग कर देना है। जब आप वर्ग करोगे तो ये कंडीशन आएगी, जब इसका वर्ग खोलोगे, तो कर्ली 3 का वर्ग मैंने बताया था, समान संख्या हो, समान कर्ली हो तो फिर 3 ही हो जाएगा, फिर Q का स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। जब समीकरण 1 नंबर मान लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि P² जो है संख्या 3 से विभाजित है, P² 3 से विभाजित है। जब P² संख्या 3 से विभाजित है तो P भी संख्या 3 से विभाजित होगा। इसको मैं कथन A नाम दे देता हूँ, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब इसके बाद हम करते क्या हैं, जब P संख्या 3 से विभाजित है,
इस तरीके से जब बराबर के आमने सामने जब आए तो p संख्या 3 से आए तो इसको भी हम p बराबर 3 लिख सकते हैं। और एक और चीज़ मैंने 3 के गुणांक में m ले लिया, जहाँ m एक क्या है, पूर्णांक है, मैंने लिख दिया। अब समीकरण 1 से आ जाओ, समीकरण 1 रिपीट कर दो, 3q बराबर p²। और p बराबर कितना 3m, तो यहाँ p की बराबर 3m रख दिए, इस पर स्क्वायर लगा तो ये स्क्वायर लगा दिए। जब इसको खोलेंगे तो 3 से 9 कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, q² भी जो है संख्या 3 से विभाजित है। जब q² संख्या 3 से विभाजित है तो q भी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो कथन a और b को अगर देखें तो ये दोनों ही 3 से विभाजित हो रहे हैं। होना कितने से चाहिए थे, 1 से, जो हमने ऊपर मान के चले हैं। तो कथन a और b से अगर हम देखें तो p और q दोनों ही 3 से विभाजित होती हैं, जबकि p और q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, जब ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो ये हमारी कल्पना का विरोधाभास है, इसलिए कर्ली 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब कर्ली 3 परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी होगी, तो कर्ली 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। आपको इतना सा सवाल कर देना, बहुत अच्छी तरीके से हर साल आता है एग्ज़ाम में और 3 नंबर का आता है। आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आएगा, और उम्मीद भी करता हूँ कि ज़रूर समझ में आया होगा आपके। इसके बाद हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के सवाल पर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला है, बिल्कुल ठीक जो हमने अभी एग्जाम्पल किया था, बिल्कुल ठीक इसी की तरीके से है। जब ये हमने एग्जाम्पल किया था, सिद्ध कीजिए कर्ली 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक इसी तरीके से सिद्ध कीजिए कर्ली 5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल ठीक उसी लैंग्वेज में, उसी अंदाज में इस सवाल को हमें कर देना है। और कौन कौन कर सकता है आप में से, वो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हम इसको कर सकते हैं इस सवाल को, क्योंकि ये सवाल आपको ही करना है और सेल्फ करना है। मैंने यहाँ पर सेल्फ डाल दिया। अगर आपको वो सवाल समझ में आया तो आप इसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपको बिल्कुल सेम उसी तरह ही करना है, वही लैंग्वेज अपनानी है आपको, सब कुछ वही करना है आपको, जिस तरीके से मैंने आपको वो वाला सवाल बताया है। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कर्ली 5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले वाले जो सवाल थे हमारे, उसमें खाली हमारी अपरिमेय संख्या थी, लेकिन इसमें अपरिमेय के साथ इसमें हमारी परिमेय संख्या भी जुड़ रही होगी, घट भी रही होगी, लेकिन हमारा तरीका वही होगा। लेकिन ये उससे और ज़्यादा इजी है और थोड़ा उससे कम, थोड़ा लेंथी है। लेकिन थोड़ी इसकी बस जो हमारी पहली लाइन है, जो हमने पहली वहाँ पर हमने बात लिखी थी, वही बात हमें इसमें भी करनी है। बाकी बिल्कुल सब सेम है, ये उससे और ज़्यादा इजी है। अब आप जानते भी होंगे अपरिमेय संख्या में चाहे आप कोई सी भी परिमेय संख्या जोड़ दो या घटा दो, वो सभी अपरिमेय होगी। तो इसलिए ये पूरी संख्या ही एक अपरिमेय है, लेकिन इसको हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले वही लैंग्वेज लिखेंगे जो हमने उन सवालों में हमने की थी। तो चलिए इस सवाल को हम इसको हल करते हैं। तो इसको भी हम वही लिखते हैं कि माना यदि संभव हो तो 3 + 2 कर्ली 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। जो हमने जैसा हमने पहली लाइन वहाँ मानी थी, वही लाइन हम यहाँ पर मान लेंगे। माना यदि संभव हो तो 3 + 2 कर्ली 5 एक परिमेय संख्या है, मान लिया, विरोधाभास मान लिया। जहाँ फिर हमने उसके बाद यहाँ क्या लगा था, जहाँ, उसके बाद लिखा था ना जहाँ। तो मैं एक लाइन पहले और लिख दूँ, जब ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये हुआ, कि 3 + 2 कर्ली 5 जो है p/q के रूप की होगी नहीं होगी, p/q के रूप की। अब जहाँ मैं इसको यहाँ नीचे रखता हूँ, जहाँ p और q क्या थे, जहाँ p और q सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, तथा और क्या माना था कि जो q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। सहअभाज्य पूर्णांक में आपको बता चुका था कि इनका HCF जो ये संख्या केवल 1 से ही विभाजित हो और किसी से नहीं हो, ये मैं इससे पहले वाले सवाल में बता चुका था। ठीक है, देखिए इसमें हमें करना क्या है। इसमें वो तो खाली कर्ली 5 थी, ये कर्ली 5 खाली कर्ली 5 या कर्ली 3 ऐसा एक साल था। यहाँ
परिमेय संख्या भी जुड़ गई है। तो इसमें हमें करना क्या है कि यहाँ पर हमें जो भी हमारी संख्या होगी अपरिमेय संख्या के साथ जो भी जुड़ी होगी या गुणांक में होगी उसको एक एक करके बराबर की दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ 3 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। तो फिर इधर रह जाएगा 2 × 5 बराबर P/Q। तो 3 इधर प्लस का, इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक, क्लियर है, समझ में आया। इसके बाद अब × 5 के गुणांक में क्या रह गया 2, इसको भी उठा के हमें उधर ले जाना है। तो × 5 बराबर, सबसे पहले एक काम कर लो, सबसे पहले इसको, ये हमारी भिन्न हो गई, इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगी हमारे पास P, और इस टाइप की अगर भिन्न हो तो सीधे इसमें गुणा कर देते हैं। तो ये 3Q और पूरे के नीचे Q आ गया। ठीक, अब बचा क्या हमारे पास 2, इसको अभी उठा के हमें उधर ले जाना है। आपको एक एक करके सबको उधर ले जाना है, यानी खाली इधर साइड में अपरिमेय संख्या ही छोड़नी है। तो ये इधर जब कोई गुणांक में है तो इधर जब बराबर किस तरफ किस में हो जाएगा भाग में, भाग का मतलब डिवाइड में, यानी इसका इसमें गुणा हो जाएगा। अगर आप क्रॉस लेंगे तब भी ये इसका इधर ये गुणा हो रहा है। तो P - 3Q/2Q। ठीक, क्या आ गया × 5 बराबर P - 3Q/2Q आ गया। ठीक है, इतना आपको हर सवाल में कर लेना है, जो भी सवाल अगर इस टाइप का अगर आता है तो। अब क्या करेंगे हम, अब हमें क्या करना, अब हमें अपनी बस लैंग्वेज इस्तेमाल करना है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। ये P और Q क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है। इसलिए मैंने आपको क्या बताया था पहले, यानी कि हर पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय, यानी कि हर परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जब P और Q पूर्णांक है तो P - 3Q/2Q क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। जब एक ये परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये × 5 भी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए × 5 भी परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक, क्योंकि ये इसके बराबर ही तो है, तो ये परिमेय या परिमेय, लेकिन ये बराबर हैं, तो इसका मतलब ये जब ये परिमेय है तो ये भी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह असत्य है, यह असत्य है। असत्य क्यों है, कि कोई भी अपरिमेय संख्या जो है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए ये असत्य है। ठीक है, क्योंकि × 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि × 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। जब इस अपरिमेय संख्या होती है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है, यानी कि झूठ है। विरोधाभास है, जो हमने अनुमान लगाया था वो कैसा है, झूठ है, विरोधाभास है। जब ये विरोधाभास है तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्या 3 + 2 × 5 जो है वो कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। हैंस प्रूफ। तो बस आपको इतना काम कर देना है, बस इतना काम कर लेना। अगर इस टाइप से अगर सवाल आता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 × 5 एक अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्याओं के साथ में कोई परिमेय संख्या और जुड़ रही हो, घट रही हो, लेकिन हालांकि वो अपरिमेय रहती है, चाहे वो परिमेय जुड़ा है या घटे, इससे मतलब नहीं। तो आपको पहली लाइन तो वही लिखनी है जो हमने लिखते आए हैं कि माना यदि संभव हो ये परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप की होगी। तो P/Q के रूप की, जहाँ P और Q के बताए थे सहभाज्य पूर्णांक। ठीक है, और Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
अब इसमें हमें करना क्या, बस इसमें हमें इतना काम करना है कि जो भी हमारी परिमेय संख्या है उसको हम बराबर के उस तरफ लेते आएंगे, जो भी इस अपरिमेय के साथ जुड़ रही हो या घट रही हो उसको बराबर के दूसरी तरफ लेते आएंगे, जो हमने पी बट्टे क्यू परिमेय मांगी है। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 को आसानी से हम अलग कर देंगे। 3 इधर प्लस का, इधर आके किसका हो गया, माइनस का हो गया। सबसे फिर इसको ये भिन्न हो गया, इसको भिन्न करके सॉल्व किया हमने। फिर हम 2 को इधर ले आएंगे। जब 2 को इधर ले आए तो पी और क्यू क्या है, यहाँ पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो पी माइनस 3 क्यू बट्टे 2 क्यू क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये हुआ जब ये इसके बराबर में कर ली 5 तो ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये क्या है, गलत है, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या किसी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। क्योंकि करली 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये हमारी कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए ये आता है 3 + 2 करली 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक इसी तरीके से एग्जाम्पल हमारा कि दर्शाइए कि 5 माइनस करली 3 जो है एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आपको भी ठीक इसी तरीके से आपको पहली लाइन ऐसी लिखनी है और इसको पी बट्टे क्यू या परिमेय संख्या के रूप के बराबर मान लेना है। और ठीक इसी तरीके से आपको ये वाला एग्जाम्पल भी कर लेना है और अच्छे से कर लेना ताकि आप एग्ज़ाम में आसानी से अगर आ जाए तो आप आसानी से उसको कर सकें। एक्सरसाइज 1.2 का एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारा कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है 1 बट्टे करली 2, दूसरा पार्ट है 7 करली 5 और तीसरा पार्ट है 6 प्लस करली 2। देखिए 6 प्लस करली 2 ठीक इससे पहला जो क्वेश्चन कराया है बिल्कुल इसी तरीके से है। ठीक, देखिए, और दूसरा वाला क्वेश्चन है जिस तरीके मैं आपको हिंट्स दे दूँ, यहाँ पर अभी आप पहली लाइन वही लिखेंगे जो आपको लिखना है। तो आप 7 करली 5 को आप किसके रूप में बराबर मानेंगे, एक जो हमारी परिमेय संख्या में मानी है पी बट्टे क्यू के रूप में मानेंगे। और मैंने आपको क्या बताया कि अपरिमेय संख्या के गुणांक में या जोड़ में या घटाने में कोई भी हमारी परिमेय संख्या हो तो उसको हम बराबर के उस तरफ ही लेकर आना है। तो इसको भी हम 5 करली 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये गुणांक में दरार किस में हो जाएगा, 7q के रूप में हो जाएगा। किसके रूप में हो जाएगा, 7q के रूप में हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आपको इतना ही मान लेना है। फिर आपको क्या करना है, क्योंकि ये मैं आपको हिंट्स दे दे रहा हूँ, आपको पूरा सही तरीके करना है। और लैंग्वेज में हो सकता है पूरी भी लिख दूँ, क्योंकि p व q दोनों क्या है, दोनों पूर्णांक हैं। इसलिए p बट्टे 7q क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, p और q दोनों क्या पूर्णांक हैं। जब p बट्टे q पूर्णांक है तो ये क्या होगी, हमारी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है तो करली 5 भी क्या होगी हमारी, इसलिए करली 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, क्योंकि लेकिन ये क्या है, क्योंकि लेकिन यह असत्य है, गलत है, ऐसा तो हो नहीं सकता, असत्य है। लेकिन ये क्या है, असत्य है, क्योंकि कभी भी परिमेय संख्या के बराबर में अपरिमेय संख्या नहीं आती। ठीक है, जब ये असत्य है तो फिर सत्य क्या है, सत्य यह है। इसलिए करली 5 एक क्या होगी, करली 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। करली 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये हम फिर के बाद में बची अपरिमेय संख्या, तो ये हमारी कल्पना का विरोधाभास है। ये हमारी कल्पना का, जो हमने कल्पना की थी, कल्पना का वही लाइन आपको लिख देनी है जो इससे पहले विरोधाभास है। ठीक है, ये ठीक है, हमारी कल्पना का विरोधाभास है। अतः 7 करली 5 एक अपरिमेय संख्या ही होगी। हैंस प्रूफ
आपको ज़्यादातर मैंने पूरा ही करा दिया, बस आपको थोड़ी ऊपर वाली टाइपिंग वो लाइन लिखनी है, बस आपका सवाल कंप्लीट ही करा दिया एक तरीके का मैंने। आपको अच्छी तरीके इसको कर लेना, बहुत ही ईजी है और आप अच्छी तरीके से समझेंगे तो आप ज़रूर कर लेंगे। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आए, बिल्कुल आएगा। तो इसका दूसरा पार्ट बिल्कुल जो अभी मैं करा के चुका हूँ, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आपको कर लेना है। ठीक इसी तरीके से एक एग्जाम्पल है, दिखाइए कि 3 कर ली तो एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको खुद करना है। इसमें कौन कौन बच्चे कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट कर लेते हैं वो यस कहिए कमेंट में, और जो स्टूडेंट नहीं कर पाते वो नहीं कहिए, तो फिर मैं इसको सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जो मैंने आपको अभी इस तरीके से बताया, ठीक इसी तरीके से आपको ये वाला कर लेना है। आप ज़रूर करिए, और जो कर लेगा वो यस का कमेंट कीजिए, और जो नहीं करे तो वो नो का कमेंट कीजिए। मैं आपको इसका फिर सॉल्यूशन दे दूंगा। इसके आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट था, 1/कर ली तो, इसको भी हमें सिद्ध करना था। जो भी हमने इस छठवें के ये क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट है हमारे, क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट है हमारे, दर्शाइए कि ये सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या अपरिमेय। इसके पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, दूसरा पार्ट मैंने आपको बता दिया। छठवां पार्ट ठीक हमारे पहले क्वेश्चन की तरह है। अब इसका मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, 1/कर ली तो वाला जो बट्टे में आया है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका भी प्रूफ हम ठीक उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने किया था कल शुरू में एग्जाम्पल किया था। कर ली 3 का किया था, फिर उसके बाद कर ली 5 का किया था। ठीक इसी तरीके से इसका भी हम करेंगे। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हमें करना किस तरीके से। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इसको करने में। इसके बाद ये चैप्टर आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद ज़रूर आई होगी। अगर आपको पसंद आए वीडियो हमारी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और शेयर करना नहीं भूलिए, ताकि हम और जो स्टूडेंट, मैं इनसे फिर कहूँगा जो नए आए हमारे चैनल पे उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि और प्रेस वाला बटन, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले वही लाइन जो सब में लिखी जाती है, वही लाइन इसमें लिखेंगे कि माना यदि संभव हो तो 1/कर ली 2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया हमने, ठीक। जब इसको इतना मान लेंगे तो फिर हमें क्या करना है, हमें करना वही है कि 1/कर ली 2 जो है हमने P/Q के रूप में मान लेना है, और इस बात को लिख देना है जहाँ P व Q क्या होते हैं, सहअभाज्य। अब तो याद हो गए वो आपको, सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक। और Q जो है किसके बराबर नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता, ठीक। इतना बात क्लियर है। आपको करना क्या है, जब बट्टे में आ जाए संख्या तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा Q बराबर P/ली 2, ठीक। क्लियर, P/ली 2। अब इसके बाद जब हो गया इतना हमारा, तो हमने क्या किया था, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हमने इसके दोनों तरफ वर्ग किया तो क्या बना हमारे पास, Q²। जब P का वर्ग करेंगे तो P², आपको याद हो। और जब आप कर ली 2 का वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ठीक। बना ना। तो इसको अब हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। तो इसका समीकरण नंबर 1 डालेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि Q² जो है संख्या 2 से विभाजित होता है। Q² जो है संख्या 2 से विभाजित है, ठीक। जब Q² 2 से विभाजित है तो Q भी संख्या 2 से विभाजित होगा, Q भी संख्या 2 से विभाजित होगी, ठीक। इतनी बात क्लियर है। इसको मैं कथन A डाल देता हूँ, जो मैंने वहाँ A डाला था, ठीक है। जब इसको A डाल दिए, जब Q संख्या 2 से विभाजित है तो इसका मतलब मैं इसको किस तरीके लेता हूँ, Q बराबर 2 और गुणांक में कोई M मान लेता हूँ, ठीक है। M मान लिया मैंने। जब इसको मैंने M मान लिया तो यहाँ मैं लिख दूंगा जहाँ स्मॉल m एक
पूर्णांक है, ठीक है। क्या है, स्मॉल a में क्या है, यहाँ पूर्णांक है, ठीक है। जब ये पूर्णांक है तो मैं क्या करना है, आप समीकरण नंबर 1 पर आ जाओ। क्या इस पर आ जाओ, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर, इसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ, या सॉरी 2p स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू की जगह मैं क्या रख दे रहा हूँ, यहाँ पर 2m रख दे रहा हूँ और इसका कर दे रहा हूँ वर्ग बराबर 2p स्क्वायर। जब इसका मैं वर्ग खोलूँगा तो 2 दूनी 4, m स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, ठीक। 2p स्क्वायर हो गया, इससे मैं इसको 2 बार काटा, 2 दूनी 4, तो ये होएगा हमारे पास 2m स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब भी वही है। इसका मतलब ये हुआ कि p स्क्वायर जो है संख्या 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। जब ये 2 से विभाजित है तो पी भी संख्या 2 से विभाजित होगी, ठीक। इतनी बात क्लियर है। ठीक उसी तरीके से चलना है जिस तरीके से हमने चलते चले आए हैं। पहले सवाल में हमने कि विभाजित है, आप क्या कर लेते हैं, विभाजित है इसको मैं कथन बी में डाल लेता हूँ, और बी डालने के बाद फिर मैं कथन ए और बी पर जरा गौर करता हूँ कि क्यू भी 2 से विभाजित है, पी भी 2 से विभाजित है। होना कितने से चाहिए था, जो हमने सहभाज्य माना था 1 से होना चाहिए था। जब दोनों 2 से विभाजित है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, कथन ए और बी का निष्कर्ष निकालें तो इसका मतलब ये हुआ कि पी और क्यू दोनों 3 से विभाजित, यहाँ 2 से विभाजित हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब यही हुआ, जो हमने माने थे सहभाज्य पूर्णांक है, लेकिन यहाँ नहीं है, सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, ठीक। जब ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी कल्पना का थोड़ा राइटिंग थोड़ा गंदा आ रहा है। अब लिखने की आदत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जब पढ़ते थे तब उस वक्त में लिखने की आदत अच्छी थी, लेकिन अब इतनी आदत नहीं रही है लिखने की। तो ये हमारी कल्पना का विरोधाभास है। इसलिए 1/2 जो है क्या होगी, एक परिमेय संख्या नहीं होगी, नहीं है, ठीक है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या होगी। हैंस प्रूफ आपको इस तरीके से कर देना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर आपको बिल्कुल समझ में आई है तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और जो स्टूडेंट नए हैं फिर मैं यही बात कहूँगा, आप उसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें, ताकि जो बच्चा अगर 10th क्लास कर रहे हैं उनके पास मैथ है तो वो भी इसका अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।